नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत तिवारी आज़ाद मंच परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ये विषय है जिसने पूरे देश का माहौल अचानक से गरमा दिया। ये विषय है जिसने दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हर जगह आग लगा रखी है। ये विषय है जिस पर हमारी देश की संसद में विशेष चर्चा की जा रही है। जी हाँ, ये विषय है औरंगज़ेब के सम्मान, उसके गुणगान, देश के वीर सपूत महाराणा सांगा के अपमान और इसके पीछे के राजनीतिक गेम प्लान का। तो आज हमारी जो पूरी चर्चा होने जा रही है वो इस गेम प्लान के इर्द गिर्द ही होगी। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चर्चा किसी धर्म के, किसी जात के, किसी पंथ के, किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है। ये एक स्वस्थ चर्चा होगी और ये तथ्यों पर आधारित होगी। उसके बाद भी हमारे कई साथियों को ये चर्चा और इसका सार बुरा लग सकता है, तो जिन्हें भी ये चर्चा बुरी लगे वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा हमारे देश के सम्मान के लिए आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये चर्चा। तो दोस्तों, आपने पहले भी सुना होगा कि एक कवि ने कहा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ये हमारी संस्कृति थी। हमारे कवियों ने हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपनी संस्कृति से चुने हुए इन शब्दों को, अपने इतिहास को युवाओं के बीच रखा ताकि उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो सके। लेकिन आज हमारे नेता इसी बात के विपरीत अपनी विचारधारा को रख रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूं कि एक नेता ने संसद में क्या बयान दिया। सुनिए। मानता है, लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, सुना दोस्तों, तो जहां पहले हमें और हमारी पीढ़ियों को राणा का वंशज कहा जाता था और राणा की बातों को कहकर हमारे अंदर रक्त का संचार किया जाता था, ऊर्जा भरी जाती थी, वहीं अब इस पीढ़ी को राणा सांगा के नाम से ही गद्दार कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई उत्तेजना में बोला हुआ शब्द नहीं था, क्योंकि अगर आदमी भाषण में उत्तेजना में कोई शब्द, कोई ऐसा वाक्य बोल जाता है जो कि उसे बाद में ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो वो उस पर माफ़ी मांगता है। और अगर वो माफ़ी ना मांगे और उस पर हंगामा होते देख भी उसमें हवा दे, तो इससे समझ में आता है कि ये पूरी सोची समझी एक रणनीति के तहत किया गया कृत्य है। और ये रणनीति क्या है, ये गेम प्लान क्या है, इसी पे आज हमारा पूरा ये एपिसोड आधारित है। तो दोस्तों, इसके 4 बिंदुओं को आपको समझना होगा। पहला, सपा नेता। दूसरा, सपा नेता रामजी सुमन द्वारा, सपा के नेता रामजी सुमन द्वारा राणा सांगा का अपमान करा गया। और ये किस परिप्रेक्ष्य में किया गया? औरंगजेब के गुणगान के परिप्रेक्ष्य में। अब आप समझिएगा, 4 बिंदु हैं इसमें। पहला, सपा, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, जिनका नाम था रामजी सुमन, जिसने विरोध किसका किया? राणा सांगा का। क्या कहा? गद्दार कहा। और पूरी पीढ़ी को इंगित करते हुए गद्दार कहा। और सम्मान और गुणगान किसका कर रहे थे? वो औरंगजेब का। ये 4 पहलू इस पूरी चर्चा पर आपको एक कहानी समझाएंगे। अब देखिए, समाजवादी पार्टी, हम पहला बिंदु पकड़ते हैं। समाजवादी पार्टी किसके नेतृत्व में चल रही है? मुलायम सिंह द्वारा बनाई गई पार्टी आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में संसद में और उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है।
दूसरा पहलू इसका, राम जी सुमन जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और आगरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। आगरा से, कहाँ के हैं? आगरा से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। इन्होंने किसका विरोध किया? राणा सांगा का, जो कि मेवाड़ के एक महान योद्धा रहे हैं, जिनका इतिहास पूरे हिंदुस्तान के लिए एक गौरवान्वित करने वाला इतिहास रहा है। और यहाँ पे औरंगज़ेब के सम्मान में, उसके गुणगान पर चर्चा चल रही थी। ये चार पक्ष आपके सामने हैं। अब ये पूरा गेम प्लान क्यों रखा गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, हम इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2025 चल रहा है और 2025 में आने वाले हैं चुनाव। जी हाँ, बिहार के चुनाव। और ये पूरी कहानी बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, उसे दृष्टिगोचर करते हुए रची गई है। मैं रची गई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरी एक बिसात बिछाई गई एक मुद्दा बनाने की, उसे हवा देने की, और एक जीतने का आंकड़ा, जिसको हम बोलते हैं कि विनिंग मैंडेट, लाने के लिए एक पूरी रणनीति तैयार करने की। यहाँ पर अगर आप इसे समझने के लिए एक शतरंज की पूरी बिसात को अपने ध्यान में लाइए, और मैं जैसा बताना चाहता हूँ उसे वहाँ तक आप पहुँचिए, सोचिए। बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का उतना बड़ा तो रोल नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अगर घराने को हम देखें तो समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, ये दोनों पारिवारिक पार्टियां हैं। अब दोनों में रोटी बेटी का भी नाता हो चुका है, तो ये दोनों आपस में पारिवारिक पार्टियां हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरजेडी मैदान पे रहती है। ये सारे घटक दल, चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये भी उनके साथ रहते हैं, पर मुख्य रूप से आरजेडी रहती है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिसे आजकल तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। तो अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, पूरा एक शतरंज की बिसात को समझिए। यादव समाज की पार्टी, जिसे यादव समाज के द्वारा चलाया जा रहा है, इस मुद्दे को कांग्रेस भी उठा सकती थी, लेकिन अगर इस मुद्दे को कांग्रेस का कोई सांसद उठाता तो वो एक समाज, एक जाति को इंगित नहीं करता, क्योंकि यहाँ की रणनीति जो बन रही है उसमें एक जाति इंगित कराना आवश्यक था। यादव समाज द्वारा संचालित पार्टी के एक नेता, जिनका नाम है राम जी सुमन, जो कि आते हैं, राम जी सुमन सपा के एक नेता हैं और एससी दल से आते हैं, एससी समुदाय से आते हैं, शेड्यूल कास्ट समुदाय से आते हैं। यादव समाज, एससी समाज, उन्होंने किसका सम्मान किया? औरंगज़ेब का। और आप देखिए कि जब औरंगज़ेब का सम्मान हो रहा है, आज हम चर्चाएं देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, औरंगज़ेब के गुणगान में, चाहे वो किसी भी दल के मुसलमान नेता हों, चाहे वो किसी भी पंथ के मुसलमान हों, वो सब औरंगज़ेब के गुणगान और उनके सम्मान में लगे हुए हैं। किसी ने उनका विरोध नहीं किया, किसी ने उसके द्वारा की गई क्रूरता का विरोध नहीं किया। यानी मुस्लिम समाज पूर्ण रूप से, अगर ये कहा जाए, जो राजनीति में है वो लोग, उस समाज के लोग, वो औरंगज़ेब के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़े हुए दिख रहे हैं। 3, अब ये मैं 3 की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर हम बिहार की राजनीति को देखें तो बिहार में 17.5% 2011 का सेंसस बोलता है। 2011 की जनगणना में ये बताया गया था कि 17.5% मुस्लिम वोटर हैं, जो कि मेरे ख्याल से 2025 में अब 20 से 25%, 22% के आसपास हो चुके होंगे। अगर हम उन्हें 22% भी लेते हैं तो 14.5% यादव वोटर है और 19% एससी वोटर है। तो अगर मोटा हिसाब लगाया जाए तो 20% एससी, 15% यादव और 20 से 25% मुस्लिम, तो ये आंकड़ा 50% को क्रॉस कर जाता है। और एक विनिंग टोटल हो सकता है कि किसी भी विधानसभा, किसी भी राज्य के 50% से अधिक वोटर अगर आपके पक्ष में हैं, तो आपके लिए एक पूरा चुनाव जीता हुआ दिखता है सामने। तो
इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये रणनीति बनाई गई। और अब ये लड़ाई लड़नी है तो ये लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी जाए, कौन आपकी इस चाल में फंस सकता है। तो उन्होंने टारगेट बनाया देश की संस्कृति को, देश के उस वर्ग को जो देश के लिए आज से नहीं, 100 साल से नहीं, 200 साल से नहीं, 500 साल से लड़ता आ रहा है, 600 साल से लड़ता आ रहा है, कई 100 सदियों से लड़ता आ रहा है। उस महाराणा प्रताप के दादा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा को उन्होंने अपना टारगेट बनाया, उस पूरी पीढ़ी को टारगेट बनाया और उस पूरी पीढ़ी को गद्दार कह दिया। जैसे ही ये कहा गया तो उन्हें पता था कि जब ये बात बाहर आएगी, इसे हवा दी जाएगी, तो एक पूरा समुदाय इसका विरोध करेगा। और ये एक राजनीति का ही एक पूरा खेल था कि जब वो पूरा समुदाय विरोध करेगा तो ये जो 3 वर्ग जिनको इन्होंने अलग अलग ढंग से उठा के बिसात के रूप में बिछाया है, वो तीनों एक होते जाएंगे। और आज से 7 महीने बाद बिहार में चुनाव है। बिहार के चुनाव में जब ये सारे लोग एक हो जाएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं राजपूत समाज का भी एक बहुत बड़ा दखल रहा है और है। जब राजपूत विरोध करेंगे तो सामान्य वर्ग उनका साथ आएगा। और ये जो 3 समाज जिनको समाजवादी पार्टी आज की डेट में टारगेट कर रही है, ये एक हो जाएंगे। और ये 50 से 55% वोट, और इनके साथ कुछ सामान्य वर्ग के लोग भी ऐसे रहेंगे जो अपने स्वार्थ के लालच में इनके साथ आ जाएंगे, और ये आंकड़ा 60-65 के तरफ चला जाएगा। तो अगर 100% वोटर्स में से 60% वोटर को टारगेट कर दिया गया है तो निश्चित रूप से ये एक जीत का एक कहना चाहिए आंकड़ा बन चुका है। तो इस आंकड़े को ध्यान में रखकर ये पूरा माहौल तैयार किया गया, ये पूरा माहौल बनाया गया और पूरे देश को इस आग में डाल दिया गया, इस चर्चा में डाल दिया गया कि आज औरंगज़ेब महान है या हमारे देश के जो वीर सपूत थे जिन्होंने देश के लिए जान दी, वो महाराणा सांगा, वो महाराणा प्रताप, वो वीर योद्धा, वो सारे लोग जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो लोग महान हैं। तो दोस्तों, ये पूरा जो माहौल है देश में बनाया गया है, लड़ाई हो रही है, जो आप देख रहे हैं चर्चाएं हो रही हैं, ये पूरा राजनीति से ओतप्रोत है। आज हमने जो आपको बताया कि एक पूरा समीकरण तैयार किया गया, पूरी बिसात बिछाई गई और समाजवादी पार्टी को ये मौका दिया गया कि वो इसको संसद में उठाएं। रामजी सुमन को आगे किया गया ताकि एक ऐसी समुदाय का व्यक्ति इस मुद्दे को उठाए और मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का सम्मान करे और अपने एक सॉफ्ट टारगेट जिसका नाम लेते ही साथ अगर वो विरोध करने तो आएंगे ही, पता था, उनका द्वारा विरोध हो और पूरे देश में एक माहौल बन जाए जिसका फ़ायदा बिहार चुनाव में उठाया जाए। ये पूरी रणनीति, पूरा गेम प्लान, पूरी राजनीति के तहत किया गया। कोई आवेश में आकर कहा हुआ बयान नहीं था। इसलिए आज जो देश में आप देख रहे हैं कि एक नई लड़ाई छिड़ी हुई है जिसमें कई लोग हिंदुस्तान में रहते हुए भी औरंगज़ेब को महान बता रहे हैं, हिंदुस्तान में रहते हुए भी यहाँ के वीर सपूत को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें गद्दार कह रहे हैं, लेकिन ये सब राजनीति है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस राजनीति को समझें। ये राजनीति बिहार चुनाव तक चलती आएगी, आप उसे समझें, उसे और गंभीरता से देखें और इसके पीछे के समीकरणों को समझें और उसके हिसाब से अपना निर्णय लें। दोस्तों, फिर एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बहस के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।